हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से लिनक्स फाइल राइट्स को इम्प्लीमेंट करता है। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि फाइल राइट्स को या फिर फाइल सिस्टम को लिनक्स कर्नल मैनेज करता है, ना कि यूज़र स्पेस प्रोसेसेस। यूज़र स्पेस प्रोसेसेस का मतलब क्या है कि हमारे प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स हम लिख रहे हैं, जो वेबसाइट आपने बनाई है, जो बैकएंड सर्वर आपने बनाया है, वो सब आपके यूज़र स्पेस में आता है क्योंकि उसको यूज़र मैनेज करता है। उसको यूज़र मैनिपुलेट कर सकता है। बट कर्नल स्पेस से हमारा मतलब है, कर्नल स्पेस वो स्पेस होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। जिसके मेमोरी पर ऑपरेटिंग सिस्टम का कब्जा होता है, जिसके डेटा स्ट्रक्चर्स को कर्नल मैनिपुलेट करता है, ना कि आपकी प्रोसेस, ना कि आपका प्रोग्राम। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि आपको एक सिक्योर प्लेटफॉर्म, एक मैनेज प्लेटफॉर्म दिया जा सके और आप अपना काम स्मूथली पूरा कर सकें। एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक ही फाइल पर दो प्रोसेस एक साथ राइट करने का कोशिश कर रही हैं। उस मोमेंट पे कौन डिसाइड करेगा कि पहला राइट किसका होगा? मान लेते हैं कि एक प्रोसेस 1 लिखने का कोशिश कर रही है, दूसरी प्रोसेस 2 लिखने का कोशिश कर रही है, तो पहले 1 लिखा जाएगा या 2? क्योंकि ये दोनों के दोनों ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली हमारे पास आए। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए और ओवरऑल एक मैनेज सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए कर्नल हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। सो हम देख लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो कर्नल है या फिर हमारा जो एक कंप्यूटर है, एक लिनक्स बेस्ड कंप्यूटर किस तरह से डिज़ाइन होता है। या उसका डिज़ाइन किस तरह से काम करता है। सबसे पहले लेयर पे आती है आपकी यूज़र एप्लीकेशन, जैसे कि आपका बैकएंड सर्वर, आपकी वेबसाइट, आपका डेटाबेस भी एक यूज़र स्पेस प्रोग्राम ही है। उसके बाद आपका आता है कर्नल स्पेस। कर्नल स्पेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सारा प्रोग्राम्स, वो सारी सर्विसेज जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और नीचे, सबसे नीचे है हमारा हार्डवेयर, जैसे कि आपके सब डिस्प्ले, डेस्क, बाकी और अन्य इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। बट जैसे कि हम जानते हैं कि हमें दो सिस्टम को जोड़ने के लिए हमेशा एक इंटरफेस की आवश्यकता होती है। वो हो सकता है कि एक बैकएंड सर्वर आपके पास है, दूसरा बैकएंड सर्वर किसी और के पास है, तो उन दोनों सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक इंटरफेस की ज़रूरत होती है, जो कि नेटवर्क हमें प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर हमारे जो यूज़र स्पेस एप्लीकेशन है और जो कर्नल स्पेस एप्लीकेशंस हैं, उनके बीच में जो इंटरफेस होता है उसको हम कहते हैं सिसकॉल या फिर सिस्टम कॉल। सिसकॉल के द्वारा हम कर्नल से अपना काम करवाते हैं कि भाई हम इस फाइल को इस पोजीशन पर राइट करना चाहते हैं, या फिर हम इस फाइल को इस पोजीशन पर रीड करना चाहते हैं। कर्नल के अंदर हमारे सारे के सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, जैसे कि आपका मेमोरी मैनेजर हो गया, या फिर हो गया आपका डिस्क मैनेजर। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद कुछ आर्किटेक्चर डिपेंडेंट कर्नल कोड होता है, जो डिपेंड करता है कि आपके सीपीयू का आर्किटेक्चर क्या है। ARM के लिए वो कुछ अलग हो सकता है, और आपके जो इंटेल बेस्ड प्रोसेसर्स हैं उनके लिए कुछ अलग हो सकता है। बट यहाँ हमारा जो मेन फोकस होगा आज की वीडियो में वो होगा सिस्टम कॉल और कर्नल स्पेस पर। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों आपस में किस तरह से काम करते हैं। सो मैंने जैसा कि बताया कि सिस्टम कॉल हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करा दी है यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस के बीच में। सिस्टम कॉल आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी डेफिनेशन के बारे में आप नहीं जानते। आप सिर्फ जानते हैं कि वो कहीं डिक्लेयर हुए हैं। आपको पता है कि यार मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसका सिग्नेचर ये है, मतलब उसके इनपुट ये होने वाले हैं, उसके आउटपुट ये होने वाले हैं। आपको ये नहीं पता कि उसकी डेफिनेशन क्या है, कि वो अंदर से किस तरह से इम्प्लीमेंट है। जैसे कि आप कोई HTTP रिक्वेस्ट किसी सर्वर पर डालते हैं, तो आपको पता होता है कि सिर्फ इनपुट पैरामीटर्स क्या होने वाले हैं, और आपके पास एक आउटपुट स्ट्रक्चर का आइडिया होता है। सेम चीज़ यहाँ पर है, हमें नहीं पता कि एक जो सिस्टम कॉल है वो अंडरनीथ किस तरह से इम्प्लीमेंटेड है। अगर हम उसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा, बट हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमारा काम ये है कि हम आपको इनपुट दे रहे हैं और आप हमको आउटपुट ला कर दोगे। ये काम है एक सिस्टम कॉल का है। सिस्टम कॉल क्या है? इंटरफेस कर्नल और यूज़र स्पेस प्रोग्राम के बीच में। कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं सिस्टम कॉल्स के, जैसे कि राइट सिस्टम कॉल, जो कि फाइल्स को राइट करने के काम आएगी। रीड सिस्टम कॉल, जो कि फाइल्स को रीड करने के काम आएगी। क्लोज, जो कि फाइल को क्लोज करने के काम आएगी। और फोर्क, जो कि एक प्रोसेस की कॉपी बनाने के काम आएगी। फोर्क सिस्टम कॉल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल है, बट उसके बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, आज नहीं। सो
सिस्टम कॉल इंटरफेस है हमारे कर्नल के बीच और प्रोसेस के बीच में। सो आज का जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है हमारा राइट सिस्टम कॉल, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ फाइल राइट्स की। ओके, सो ये हमारा सिग्नेचर है एक राइट सिस्टम कॉल का। इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो है फाइल डिस्क्रिप्टर। फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है? देखिए, लिनक्स की जो प्रोसेस है वो हर ओपन फाइल को एक नंबर असाइन करती है। ओके, और वो उस नंबर से उसको पहचानती है। आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे आप जब स्कूल में हुआ करते थे तो आपका एक रोल नंबर हुआ करता था, और टीचर आपको आपके रोल नंबर से जानती थी कि यार ये रोल नंबर 20 के मार्क्स इतने हैं, 30 के मार्क्स इतने हैं। उसी तरह से आपका जो प्रोसेस है वो फाइल डिस्क्रिप्टर को जानता है। ओके, और यही फाइल डिस्क्रिप्टर वो कर्नल को बताता है कि भाई मेरे पास जो फाइल नंबर X है या फिर मेरे पास जो फाइल नंबर Y है उसमें इस चीज़ को राइट कर दो। ओके, अब ऐसा नहीं है कि जो फाइल डिस्क्रिप्टर है वो यूनिक एंटिटी है। ऐसा हो सकता है कि एक प्रोसेस के लिए वो X है, दूसरे प्रोसेस के लिए वो Y है, तो ये अलग अलग भी हो सकता है। ओके, फिर जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है हमारा वो है एक कांस्टेंट कैरेक्टर बफर। जब भी आप कुछ डेटा भेजना चाहते हैं कर्नल को तो आप किसी बफर में उसको स्टोर करेंगे। आपको बताना पड़ेगा ना कि यार मैं इस डेटा को फाइल पर राइट करना चाहता हूँ, तो वो डेटा हमारा कहाँ पर जाएगा? इस बफर में। ओके, अगेन सी में कैरेक्टर पॉइंटर एक बफर का काम करता है। उसके बाद है इंट साइज। सो हमें यहाँ बताना होता है कि हमें बफर से कितना वैल्यू राइट करना है। मतलब ऐसा हो सकता है कि यार आपके बफर में हेलो वर्ल्ड लिखा हो और आप सिर्फ हेलो को ही फाइल में राइट करना चाहते हैं, तो उस समय आप बताएंगे कि यार मेरे को सिर्फ 5 लेंथ का ही डेटा यहाँ पर राइट करना है। ओके, ये हमारा फाइल डिस्क्रिप्टर है, ये हमारा बफर है, मेमोरी बफर, और ये हमारा साइज़ है जो उस बफर से कॉपी करके हम लिखना चाहते हैं हमारे फाइल के अंदर। ओके, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो है इंट। अब ये हमें ये बताता है कि यार आपने 5 कैरेक्टर्स को लिखने का रिक्वेस्ट किया था, मैं उसमें से कितने लिख पाया। ओके, ये 5 भी हो सकता है। 5 का मतलब है कि आपका जो राइट है वो सक्सेसफुल रहा, आपने जितने बाइट्स कहे थे वो फाइल में उतने बाइट्स लिख कर आ गया है। या फिर हो सकता है कि ये 5 से कुछ कम हो, या फिर हो सकता है कि -1 हो, या फिर इसके डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकते हैं, और उन डिफरेंट वैल्यूज़ का अलग अलग मतलब हो सकता है। अगर आपके पास कोई नॉन ज़ीरो या फिर एक पॉजिटिव नंबर आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब ये कि आपका जो डेटा है वो पार्शली रिटर्न है। मतलब कुछ डेटा आपका फाइल सिस्टम पे लिख दिया गया और कुछ अभी बाकी है किसी भी वजह से। हो सकता है आपने कोई लिमिट को ब्रीच कर दिया हो, है ना। उस केस में आपका जो राइट होगा वो पार्शियल हो जाएगा, टूट जाएगा वो, और उसका कुछ ही पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट करेगा फाइल सिस्टम को भेजने के लिए, और बाकी सब कह देगा कि भाई मैं नहीं लिख पाया, मैं सिर्फ इतना ही डेटा लिख पाया हूँ। ओके, अब फाइल सिस्टम को मैनेज करना बहुत ही एक टिपिकल काम है। ओके, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल सिस्टम है। ओके, सबसे पहले तो ये बहुत ही टर्म यूज़ हो रहा है फाइल सिस्टम। हम थोड़ा आगे चलकर जानेंगे कि फाइल सिस्टम असल में होता क्या है। ओके, क्या ये कोई हार्डवेयर कंपोनेंट है, या ये सॉफ्टवेयर है, या ये कोई और ही तीसरी चीज़ है। बट उससे पहले हम एक चीज़ के बारे में, एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, वो है वर्चुअल फाइल सिस्टम। सो फाइल सिस्टम कोई भी एंटिटी है, मान लेते हैं फाइल सिस्टम का काम है फाइल्स को मैनेज करना, ठीक है। अभी हम ये मोटा मोटा मान कर चलते हैं। वर्चुअल फाइल सिस्टम का काम क्या है? वर्चुअल फाइल सिस्टम हमारे इंटरफेसेस की तरह होता है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटरफेसेस होते हैं, उसी तरह से हमारे वर्चुअल फाइल सिस्टम होते हैं। जैसे कि इंटरफेस का काम क्या होता है? एक सेट ऑफ मेथड्स को एक्सपोज करना, ठीक है। M1, M2, M3। अब कोई भी क्लास है जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, उसे ये तीनों के तीनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। और अब हम उस क्लास का उन सभी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ वो इंटरफेस एक्सेप्टेबल है। ओके, सो ये अगर आप ऊप्स बैकग्राउंड से हैं तो आप इस चीज़ को समझेंगे, नहीं तो आप थोड़ा बहुत रिसर्च भी इसके बारे में कर सकते हैं। जावा जैसे कि इसका एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटर है इंटरफेसेस का। गोलैंग के अंदर भी इंटरफेसेस का सपोर्ट है। अगर हम VFS की बात करें, सो जो हमारी C लैंग्वेज थी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, बट उसने भी सेम मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब VFS का काम क्या है कि क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि
मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार है, ठीक है। सो कार के पास एक एक्शन है, वो है ड्राइव, ओके, ड्राइव। हमारे पास ट्रक है, उसके पास एक एक्शन है ड्राइव, ठीक है। बट कार और बस या ट्रक सेम तो नहीं है ना, वो दोनों डिफरेंट एंटिटी है, बट वो एक सेम काम करते हैं। अब हो सकता है उनके काम करने का तरीका डिफरेंट हो, बट हमें यहाँ पर क्या मतलब है कि हमें एक्शन से मतलब है कि वो काम करते क्या हैं। जैसे कि दो फाइल सिस्टम हो सकते हैं जो कि अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेड हैं, जो कि फ़ाइल को अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो फाइल को लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक्शन क्या है हमारा, लिखना। राइटिंग अ फाइल इज़ दी टारगेट हेयर, ओके। सो हमें मतलब नहीं है कि फाइल सिस्टम किस तरह से राइट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा काम है एक मेथड प्रोवाइड कराना, एक कॉमन मेथड प्रोवाइड कराना, जिसके ज़रिए हम उस इम्प्लीमेंटेशन को इन्वोक कर सकें, ओके। सो जब भी हमारे पास एक राइट सिस्टम कॉल आती है, तो अब हमारा कर्नल क्या करता है, वो अपने सिस राइट वाले सिस्टम को कॉल करता है, ओके। ये VFS का एक सिस्टम, एक फंक्शन होता है। जैसे ये हमारा जो राइट फंक्शन है, ये सिस कॉल का पार्ट है, ये एक सिस कॉल है। उसके बाद हमारा VFS का जो हमारा इंटरफेस है, वो हमें सिस राइट नाम का एक फंक्शन देता है, ओके। अब ये सिस राइट क्या करता है ना, ये सिस राइट देखता है कि यार कौन से वाली फाइल पे ये राइट रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, और वो फाइल कौन से वाले फाइल सिस्टम का पार्ट है, और वो उस फाइल सिस्टम के राइट फंक्शन को फिर कॉल करता है, ओके। सो मैंने आपको क्या कहा कि राइट सिस कॉल को मतलब नहीं है कि कौन से वाले की ये जो फाइल सिस्टम है वो किस तरह से इम्प्लीमेंटेड है। तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पर भेज देता है, सिस राइट को, ठीक है, जो किसी इंटरफेस का मेथड की तरह काम करता है हमारा। अब ये जो इंटरफेस है, ये असल में जो कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब जो राइट फंक्शन हमारा फाइल सिस्टम खुद इम्प्लीमेंट करता है, ये उसको कॉल करता है, ओके। ये फंक्शन कॉल कहाँ पर हो रहा है, VFS में। ये कहाँ कॉल हो रहा है, फाइल सिस्टम लेवल पर, ठीक है। तो ये फाइल सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि एक हमारा जो फाइल सिस्टम है वो हेलो को हेलो ही लिख देता है, ठीक है। बट एक जो हमारा फाइल सिस्टम है वो उल्टे दिमाग का, और वो हेलो को लिखेगा OLLEH, ओके। दोनों काम क्या कर रहे हैं, दोनों राइटिंग का काम कर रहे हैं। बट पहले वाला क्या कर रहा है, पहले वाला जैसा हम उसको डेटा भेज दे रहे हैं वैसा ही कर दे रहा है सेव, और दूसरे वाला हमारा डेटा को रिवर्स करके फिर डिस्क पर राइट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारी ब्लॉक डिवाइसेस का राइट्स आते हैं, ओके। एक बार आपने फाइल सिस्टम पे राइट कर दिया। अब फाइल सिस्टम क्या है, क्यों है, ये हम जानेंगे। बट फाइल सिस्टम भी डेटा को स्टोर कहाँ करता है, ब्लॉक डिवाइस में। ब्लॉक डिवाइस का उदाहरण क्या हो गया, हमारी हार्ड ड्राइव, हमारी CD-ROM, या फिर हमारी SSDs, हमारी फ्लैश ड्राइव्स, ओके। ये असल में डेटा को स्टोर करती हैं। सो अगेन हमारा पास एक क्वेश्चन था कि क्या फाइल सिस्टम हमारा हार्डवेयर है। असल में नहीं है। फाइल सिस्टम भी हमारा एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि हमारी फाइल्स को मैनेज करने में हमें मदद करता है, ठीक है, जो कि ये डिसाइड करता है कि डेटा को हमें किस तरह से लिखना चाहिए। बट फाइल सिस्टम एक हार्डवेयर बिल्कुल भी नहीं है। हार्डवेयर क्या है, हमारी ब्लॉक डिवाइसेस हैं जिसके अंदर वाकई में डेटा स्टोर होता है। जैसे कि आपका रैम है, वो एक हार्डवेयर कॉम्पोनेंट है, ठीक है, उसके अंदर डेटा असल में स्टोर होता है। वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या फिर कोई प्रोग्राम नहीं है। बट फाइल सिस्टम आपका एक प्रोग्राम है जो मदद करता है आपकी फाइल्स को मैनेज करने में, ओके। और ये फाइल्स को कहाँ लिखता है या कहाँ से पढ़ता है, ब्लॉक डिवाइसेस में लिखता है या ब्लॉक डिवाइसेस से ये पढ़ता है। और ये जो हमारा फाइल सिस्टम है बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करता है। जैसे कि फाइल सिस्टम को पता होगा कि आपने पिछली बार ये फाइल कब मॉडिफाई की थी, या फिर आप इस फाइल का साइज़ क्या है, इस फाइल की परमिशंस क्या क्या हैं, ठीक है। और ये इन सब की कॉपी डिस्क एक ब्लॉक डिवाइस पर बना कर रखता है, ताकि अगली बार जब आप उस फाइल को एक्सेस करें तो उसको पहले से पता चल जाए कि इसके अंदर कितना डेटा है, इस फाइल की कौन कौन सी परमिशंस हैं, ये फाइल पिछली बार कब एक्सेस हुई थी, ठीक है। इन सब चीज़ों की जानकारी फाइल सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है और उन डेटा स्ट्रक्चर को फिर डिस्क पर लिख देता है, ओके। और अगली बार जब हमें वो फाइल एक्सेस करनी होती है तो वो क्या करता है, उन डेटा स्ट्रक्चर को दोबारा से मेमोरी में लोड करता है और फिर फाइल को मैनिपुलेट करता है। और एक फाइल को मैनिपुलेट करने के लिए वो उस डेटा को सिर्फ एक ही बार लोड करेगा। तो मान लेते हैं आपके अगर सिस्टम में कोई फाइल X है तो उससे रिलेटेड जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स है वो एक बार
हमारे फाइल सिस्टम की मेमोरी में लोड हो जाएंगे, मतलब हमारे कर्नल की मेमोरी में लोड हो जाएंगे, या फिर कहेंगे हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ मेमोरी एक ही है, सब कुछ एक ही रैम में जा रहा है, बट यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल है कि इस मेमोरी को सिर्फ तुम ही कंट्रोल कर सकते हो, इसको सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ, इससे कोई तीसरा ही कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है? कर्नल, ठीक है। और कर्नल इस सिस्टम का इस्तेमाल करता है ना, जिस सिस्टम का इस्तेमाल करता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइल सिस्टम। ब्लॉक डिवाइसेस क्या है हमारी? वो हार्डवेयर जिसकी मदद से हम डेटा को असल में स्टोर करते हैं। यहाँ पर हमने कंपैरिजन दिया हुआ है कि कुछ ब्लॉक डिवाइसेस का, जैसे SSD, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव और मैग्नेटिक टेप, आप CD-ROMs को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि उनकी जो IO स्पीड है वो किस तरह से डिक्रीज होती है। तो इस समय सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हैं और सबसे ज़्यादा जो फास्ट ब्लॉक डिवाइसेस हैं हमारे पास, वो SSD हैं। इससे फास्ट भी हमारे पास कुछ ना कुछ होगा, रिसर्च होती रहती है, बट फ़िलहाल मैं सिर्फ इन्हीं के बारे में जानता हूँ, तो मैंने सिर्फ यही ऐड किया है। बट ब्लॉक डिवाइसेस ना यार बहुत ही फास्ट होती हैं। जैसे कि हम SSD का एग्जांपल ले लें तो वो भी बहुत फास्ट है, बट वो रैम जितनी अभी भी फास्ट नहीं है, ठीक है ना। और ब्लॉक डिवाइसेस का एक फ़ायदा जो है वो ये है कि वो रैंडमली किसी पोजीशन पर जा सकती हैं, ठीक है। अगर मैं उसको कहता हूँ कि यार X पोजीशन पे जाकर ही राइट कर दो, Y पोजीशन पे जाकर राइट कर दो, या फिर I पोजीशन पे जाकर ही राइट कर दो, तो उनके अंदर ही फंक्शनैलिटी है, बट थोड़ी सी स्लो है वो रैम के कंपैरिजन में। रैम का नाम ही क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, उसका काम यही है कि आप रैंडमली किसी भी पोजीशन में पहुंच सकें। ब्लॉक डिवाइसेस भी हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, बट थोड़ी स्लो होती हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा हार्डवेयर लिमिटेशन होता है, और इसीलिए वो सस्ती भी होती हैं रैम के कंपैरिजन में। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ब्लॉक डिवाइसेस ना हमारी स्लो हैं, ठीक है, तो हम उनको ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जब भी आपको किसी पोजीशन पर जाना है, ठीक है, तो उस पोजीशन में जाने के लिए थोड़ा सा हमें समय लगता है, ठीक है, क्योंकि रैम के अंदर जो ये लुकअप्स होते हैं ये बहुत ही फास्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इसको एक डिस्क मानते हैं, ठीक है, तो ये एक पोजीशन है इसके अंदर और ये एक पोजीशन है। अब अगर आप इस पोजीशन पर डेटा राइट कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एकदम से चाहते हैं कि यार मैं नेक्स्ट राइट यहाँ पर कर दूँ, तो इस राइट तक आने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। ये टाइम अगेन मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड के ऑर्डर का होगा, बट ये होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कहें कि कर्नल हमारा ना बहुत ही स्मार्ट आदमी है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर एक जुगाड़ लगाता है, एक एंटिसिपेशन लगाता है। वो कहता है कि यार अगर ये बंदा इस पोजीशन पे लिख रहा है, ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट राइट आएगा ना वो भी प्रोबेबली यहीं पर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यार वो एकदम से लिखने के बाद मुझे यहाँ लिखने के लिए कह देगा, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक स्टोरेज में तो आपका डेटा सीक्वेंशली स्टोर होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर हमें एक एग्जांपल लेना है, दिस इज़ अ कार का, तो पहले आपने दिस को राइट किया, तो आप क्या चाहेंगे कि जो नेक्स्ट वर्ड इज़ है ये दिस के साइड में ही कहीं हो। ऐसा तो होगा नहीं कि यार वो चाहेगा कि दिस को तो आप यहाँ स्टोर करा दो, इसको यहाँ पर स्टोर करा दो, ठीक है ना, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक फाइल में दिस लिख दिया, दूसरे फाइल में इस लिख दिया, एक पूरा सेंटेंस है तो वो सीक्वेंशली होगा, ठीक है। तो अगर मेरा पहला राइट इस पोजीशन पे हुआ तो दूसरा राइट भी कहाँ होगा? इसी पोजीशन पे होगा। राइट का मतलब है कि वो स्टोर कहाँ पर होगा, ठीक है, कि अगर इस पोजीशन पे स्टोर है तो दूसरा भी इसी पोजीशन पे स्टोर होगा, या फिर यहाँ पर कहीं होगा, बट उसके आजू बाजू ही कहीं होगा। अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि यार मैं क्या करूँगा ना कि जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट आएगी ना इसको राइट करने की, मैं तुरंत ही राइट नहीं कर दूँगा। मैं क्या कहूँगा, मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूँगा ताकि आप पूरा का पूरा डेटा एक साथ लिख लो, ठीक है। असल में मतलब अगर आपने पहला रिक्वेस्ट बोला दिस इज़ अ कार, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा टाइम रुक जाते हैं, हम देखेंगे कि यूज़र सीक्वेंशली कितना बड़ा राइट करना चाहता है, और उस बड़े राइट को हम फिर डिस्क में फ्लैश करेंगे ताकि हमारे सीक्स जो है, मतलब जो पोजीशन हमें जो कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा है या फिर पोजीशन तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो हमारा थोड़ा कम हो जाए। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। हमारे पास जो राइट रिक्वेस्ट आ रही है
वो उनको हम बैच कर रहे हैं, एकदम से डिस्क पे नहीं भेज रहे, थोड़ा टाइम रुक रहे हैं, थोड़ा उनको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हमें लगता है कि यार अब यूज़र प्रोसेस और डेटा नहीं भेजेगा, तब हम उसको एक साथ हम अपने डिस्क में राइट कर लेंगे। ओके, सो बेसिकली हमें क्या चाहिए, एक बफर चाहिए जो थोड़ी देर के लिए हमारे उन फाइल राइट्स को पकड़ कर रखे। इन फाइल राइट्स को पकड़ के रखने के लिए हमारा जो कर्नल है वो किसका इस्तेमाल करता है, मेमोरी पेजेस का। ओके, बट मेमोरी पेजेस कहाँ पर स्टोर होते हैं, हमारे रैम के अंदर। वो डिस्क के अंदर अभी गए नहीं है, अभी वो बफर हो रहे हैं, ठीक है, अभी वो हमारे रैम के अंदर ही कहीं पड़े हुए हैं, अभी डिस्क के अंदर आपके चेंजेस नहीं गए हैं। कूल। सो हमारा जो मेमोरी पेज होता है वो क्या होता है, मान लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा एक बिट की तरह है, तो हमारी बाइट जो है वो एक एटम की तरह है, ठीक है, और हमारी रैम क्या होती है, इन्हीं बिट्स एंड बाइट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। बट हमारा जो कर्नल है ना, वो आपको कभी भी बाइट वाइज या फिर बिट वाइज डेटा को मैनिपुलेट नहीं करने देता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल दे देता है कि आप लेट्स से अगर आपके पास एक 4 GB की रैम है, तो आप सोच सकते हैं कि इस 4 GB की रैम में कितने सारी बिट्स हैं या फिर कितने सारे बाइट्स हैं। अगर हम आपको इतने सारे बाइट्स को एक साथ एक्सेस करने का मौका दे देंगे, एक साथ नहीं बट आपको मैनेज करने का मौका दे देंगे, तो आप कितना बवंडर बना सकते हो इसका, कितना ये हौच पौच हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा आसान बनाने के लिए वो क्या करता है, मेमोरी को पेजेस में बांट देता है, ठीक है, ठीक है। सो पेजेस क्या है, जैसे कि हमारी एक यूनिट होती है, जिससे हमारी बिट्स होती है, फिर बाइट्स होती हैं, फिर किलो बाइट्स होती हैं, फिर हमारी क्या होती है, फिर होती है हमारी मेगाबाइट। वो क्या, वो होती है डेटा की यूनिट, सॉरी डेटा की क्वांटिटी, ठीक है, कि यार 1 मेगाबाइट्स में हमें पता है कि यार इतना डेटा आएगा। बट जो हमारा पेज है वो एक लॉजिकल यूनिट है, ठीक है। जैसे बाइट्स हो गई, जैसे मेगाबाइट एक यूनिट हो गया डेटा का, ठीक है, सही है। वैसे ही पेज भी हमारे डेटा का एक यूनिट है, बट ये एक लॉजिकल यूनिट है, ठीक है। लॉजिकल यूनिट ऐसा है कि हमने मान ही लिया यार, इसका जो साइज़ है वो डिफ़र कर सकता है। हो सकता है कि विंडोज़ में मेमोरी पेज का साइज़ 4 किलोबाइट हो, मतलब एक पेज इज इक्वल्स टू 1 पेज इज इक्वल्स टू 4 किलोबाइट। अगर हम कहें कि हमारे पास एक पेज का डेटा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 4 किलोबाइट्स का डेटा है, ठीक है। तो ये एक लॉजिकल असम्पशन है, ठीक है। तो हमारा कर्नल क्या है, आपको एक बारी में कम से कम एक पेज एक्सेस करने दे रहा है, ओके। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं, आप उससे एक साथ 4 पेजेस मांग सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, बट मिनिमम आपको एक पेज तो लेना पड़ेगा। आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे को इस पेज की ये वाली बाइट दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। आपको पूरा का पूरा पेज मिलेगा, उसके बाद आपको उस पेज को उसको मैनिपुलेट करना है। ये क्या करता है, हमारे कर्नल को बहुत सारे कंट्रोल दे देता है, ठीक है। अब मेमोरी को मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास कुछ चने हैं, ठीक है, आपकी मम्मी कहती हैं कि यार थोड़े से चने ला कर दे दो, तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप चने गिनने बैठ जाते हो कि यार 10 लाऊं या 15 चने लेकर आऊँ। आपके पास एक यूनिट आपने बना लिया है कि यार मेरे को 250 ग्राम चना अब उनको देकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने वेट में बदल दिया, ठीक है। हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ़ चनेज़ को हमने चने के वेट में बदल दिया। सो इसी तरह से हमने यहाँ पर एक कन्वर्जन किया है, ठीक है। हमने बिट्स एंड बाइट्स का इस्तेमाल ना करके पेजेस में चीज़ों को मापना चालू कर दिया, ठीक है। क्यों, ताकि हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेज साइज़ एक लॉजिकल यूनिट है, तो वो कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ये CPU इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब CPU आपको इन्फोर्स नहीं करता कि भाई आप इतना ही पेज साइज़ रखो, आप कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हो। बट CPU हो सकता है कि आपको रिकमेंड करे कि आपका पेज का साइज़ ये होना चाहिए, जिससे कि यार मैं इस पेज साइज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँगा। बट वो गाइडलाइंस होती हैं और मेरे ख्याल से आप उनको आराम से ब्रीथ कर सकते हो, और गाइडलाइंस बनी हुई इस चीज़ के लिए होती है ना, तोड़ने के लिए। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बैचिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हमारे जो भी डेटा है वो सबसे पहले कहाँ कॉपी होगा, एक मेमोरी के पेज में, ठीक है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो मेमोरी है वो पेजेस में डिवाइडेड है।
और हमारे पेज का साइज़ कितना है, वो है 64 बाइट्स। तो अगर मेरे पास इस पूरी फाइल का डेटा मेरे को राइट करना है, ठीक है, मेरे पास बहुत बड़ी फाइल है और मेरे को राइट करनी है, तो वो क्या होगी, वो 64 बाइट्स के चंक्स में टूट कर 3 पेजों में आ जाएगी, ठीक है। अगर इस फाइल की हम लेंथ माने कि इस फाइल के अंदर 192 बाइट्स हैं, ओके। सो 0 से लेकर 64 बाइट्स का जो डेटा होगा वो इस वाले पेज में होगा, इस वाले पेज में, उससे नेक्स्ट 64 बाइट्स इस वाले पेज में होंगे और उससे नेक्स्ट बाइट इस वाले पेज में होंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये पेजेस सीक्वेंशली होंगे, मतलब मेमोरी में ऐसा नहीं है कि ये पेजेस बराबर बराबर में रखे हुए हैं, ठीक है। वो हो सकता है एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो, ठीक है। बट क्योंकि हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसका लुकअप बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है, तो हमें इस चीज़ की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है वो पार्शली फिल्ड है, ओके। तो आपने एग्जैक्ट 192 बाइट्स का डेटा इसमें स्टोर नहीं करा है इन तीनों पेजेस में। इसमें 64 बाइट्स का डेटा है, इसमें 64 बाइट्स का डेटा है और इसमें थोड़ी सी जगह भी बची हुई है, ओके। सो हर पेज, अब हमारा जो, मैंने आपसे क्या कहा कि हमारा जो मेमोरी है वो बटा होता है पेजेस में, जो कि एक लॉजिकल यूनिट है, सही है। तो असल में पेज साइज़ की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि पेज, इस पेज के अंदर जितना डेटा होने वाला है उसका साइज़ क्या है। पेज एक सी का स्ट्रक्चर भी होता है, ओके, सी स्ट्रक्चर। अब इस पेज स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एक पॉइंटर होता है बफर के लिए। बफर का मतलब क्या है कि मेमोरी में उसकी पोजीशन क्या है, कि ये जो 4 किलोबाइट का डेटा है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। बट ये सारी इन्फॉर्मेशन भी तो हमें कहीं रखनी है ना, तो हम इसके लिए एक सी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये सी स्ट्रक्चर ही मेमोरी में कहीं स्टोर होता है, ठीक है। सो पेज क्या है, कॉन्सेप्ट है, एक लॉजिकल अजम्पशन है जो कि हम अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए कर देते हैं। पेज के पास अब कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कि यार उस पेज का स्टेटस क्या है, क्या उस पेज के अंदर कोई डेटा है, मतलब उस मेमोरी बफर के अंदर कुछ डेटा है भी या नहीं, या है तो क्या वो डेटा हमारे लिए रेलिवेंट है भी या नहीं। तो जैसे ही कोई पेज मॉडिफाई होता है, मान लेते हैं कि आपने हेलो लिखने का के लिए फाइल, सो जब भी हमारा डेटा हमारे पेज में कॉपी हो जाता है, ठीक है, उस पेज को हम डर्टी मार्क कर देते हैं। डर्टी का मतलब ये है कि इस पेज के अंदर एक ऐसा डेटा है जो कि डिस्क में नहीं है। ये असल में एक तरीके से एक फ्लैग की तरह काम करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर कहीं कर्नल को डिसीजन लेने में मदद करता है। तो जैसे ही आपका एक पेज डेटा हम लिख देते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे पास ओवरऑल पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर पूरे कर्नल में या फिर पूरे सिस्टम में नंबर ऑफ डर्टी पेजेस कितना है, मतलब ऐसे कितने पेजेस हैं जो कि हमारे सिर्फ मेमोरी में पड़े हुए हैं और डिस्क में नहीं है, ठीक है। या फिर कहें कि ऐसे कितने पेजेस हैं जो डिस्क के साथ आउट ऑफ सिंक है, ठीक है, कि उनके अंदर कुछ ना कुछ तो इतना डेटा है जो डिस्क को पता नहीं है और डिस्क को पता होना चाहिए। ऐसा हर पेज के राइट के बाद होता है। और अगर हम उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाते हैं, लेट्स से मान लेते हैं कि वो थ्रेशोल्ड हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेंटेन करता है कि यार जब आपके पास 256 इस तरह के पेजेस आ जाएं जो कि डर्टी हैं, तो आप एकदम से उस 256 पेजेस को फिर आप डिस्क में लिखना चालू करोगे, ठीक है। सो ये एक टेक्निक होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है। सो अब आप सोच सकते हो कि यार मान लेते हैं कि मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने ये राइट किया, ठीक है, और मेरा जो डेटा है वो पेज में कॉपी हो गया, ठीक है, और थ्रेशोल्ड भी मेरे राइट की वजह से क्रॉस हो गई। तो क्या अब मुझे वेट करना पड़ेगा कि यार जब तक वो 256 पेजेस डिस्क में नहीं लिखे जाते? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो कर्नल है वो क्या करता है कि जब उसको पता चलता है कि यार जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस हो चुकी है और अब उसको डेटा डिस्क में पुश कर देना चाहिए, तो वो क्या करता है, एक बैकग्राउंड थ्रेड का इस्तेमाल करता है उन सारे के सारे डर्टी पेजेस को हमारी डिस्क में फ्लैश करने के लिए, और आप इमीडिएटली रिटर्न हो जाते हो, ठीक है। सो बट फॉर एग्जांपल अगर वो थ्रेशोल्ड आपकी पार नहीं हुई, आपने उसको क्रॉस नहीं किया है, तो डेटा आपका स्टिल उस पेज में रहता है और हम आपकी जो राइट कॉल है उसकी कॉल को ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिग्नल देता है कि भाई हमने आपका डेटा हाँ लिखने के लिए डाल दिया है, बट असल में वो लिखा नहीं गया है, वो अभी भी आपके पेज मेमोरी में ही बाकी है।
सो अगर आपका पेज लिखते समय ऑपरेटिंग सिस्टम को लगा कि यार मैंने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया है, तो वो आपके पूरे फाइल सिस्टम में जितने पेजेस हैं उनको एक साथ पुश कर देगा। बट अगर आपकी किस्मत ख़राब रही तो आपका डेटा अभी भी पेज के अंदर ही है। अब ऐसा हो सकता है कि यार आप सोच सकते हो कि यार एक क्या होगा कि अगर मेरा जो डेटा है वो हमेशा पेज की मेमोरी में रहेगा। तो ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न क्या है? जो हमारा कर्नल है वो इवेंचुअली राइट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इवेंचुअल राइट का मतलब है कि वो कहते हैं कि यार आपका राइट हमने सुन लिया, हमने आपकी बात सुन ली है कि इस डेटा को डिस्क में पहुंचाना है, बट हम इसको थोड़ी देर बाद करेंगे। या फिर वो आपको गारंटी देता है कि आपने जितना डेटा हमें भेजा है हम उसको डिस्क में लिख देंगे, आप चिंता मत करो, हो सकता है वो थोड़ी देर बाद डिस्क में जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं इवेंचुअल राइट्स। ओके, कि बाद में इन फ्यूचर कभी ना कभी तो आपका काम हो ही जाएगा। सो अगर तो पेज को राइट करते समय अगर आपके वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई होती तो इमीडिएटली उसने वो बैकग्राउंड थ्रेड चालू कर दिया होता और आपका जो पेज है अब तक हो सकता है डिस्क में सेव भी हो जाता। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, मान लेते हैं कि आउट ऑफ 256 सिर्फ 20 पेजेस ही ऐसे हैं जो कि अभी डर्टी हैं और अभी डिस्क में नहीं है, तो कर्नल क्या करेगा, वो स्किप कर देगा कि यार थोड़ा और पेजेस आने दो, उसके बाद हम एक साथ उनको डिस्क में फ्लैश कर देंगे। सो इवेंचुअल राइट्स को मैनेज करने के लिए हमारा जो कर्नल है वो PD फ्लैश नाम की एक डीमन का इस्तेमाल करता है। इस डीमन का काम क्या होता है कि ये हर कुछ सेकंड्स में, हर कुछ मिली सेकेंड्स में बैकग्राउंड में कहीं ज़िंदा हो जाता है और हमारे डर्टी पेजेस को फ्लैश करना चालू कर देता है डिस्क में। बट ये भी ऐसा नहीं होता कि यार वो ये एक इंटरफेल पे काम करता है कि यार मैं हर 500 मिली सेकेंड्स में उठकर जितने भी डर्टी पेजेस हैं उनको एक साथ डंप कर दूंगा। ये ऐसा नहीं करता है। ये पेजेस को 2 सूरतों में डंप करता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास 2 GB मेमोरी है, ठीक है, और उसके पास सिर्फ 128 मेगाबाइट्स की फ्री मेमोरी बची हुई है। तो उसका मतलब 1/60 ऑफ मेमोरी क्या है, उसके पास सिर्फ फ्री बची हुई है। तो मेमोरी को रिक्लेम करने के लिए, जो कि डर्टी पेजेस के रूप में बिजी है, उसको रिक्लेम करने के लिए हमारा जो PD फ्लैश नाम का डीमन है वो क्या करता है, उस डेटा को जो कि डर्टी पेजेस में है उसको डिस्क में फ्लैश कर देता है और उन पेजेस को वो फ्री मार्क कर देता है या फिर अनडर्टी मार्क कर देता है। ठीक है, कि यार कर्नल अब ये पेजेस फ्री हो चुके हैं, इनका जो डेटा था मैंने डिस्क में डाल दिया है, अब आप इन पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो एक सिनेरियो तो ये होता है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि हमें डर लग रहा था कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे जो डर्टी पेजेस हैं वो हमेशा के लिए मेमोरी में ना रह जाएं। तो इसके लिए जो हमारा कर्नल होता है वो जब पेज को राइट करता है, ठीक है, तो उसको एक्सपायरी दे देता है। ठीक है, एक्सपायरी भी नहीं देता, वो नोट कर लेता है कि किस मोमेंट पे उसने उस डेटा को राइट किया। ठीक है, अब PD फ्लैश के पास एक थ्रेशोल्ड होती है कि यार कोई भी पेज जो कि X सेकेंड पहले राइट हुआ था करंट मूवमेंट से, X सेकेंड पहले डर्टी हुआ था, उसको तुम्हें फ्लैश कर देना चाहिए। ठीक है, ये X कितना हो सकता है, मान लेते ये हो सकता है कि 2 सेकेंड्स। तो अब PD फ्लैश क्या देखेगा, वो देखेगा कि क्या मेरे पास कोई ऐसा डर्टी पेज है जो 2 सेकेंड पहले डर्टी हुआ है, तो वो उस पेज को शामिल कर लेगा हमारे फ्लशेबल पेजेस में। मतलब वो उस पेज को मार्क कर लेगा कि भाई अब मैं इस पेज को फ्लैश कर देता हूँ। बट मान लेते हैं कि वो पेज सिर्फ अभी 1 सेकेंड पहले ही डर्टी मार्क हुआ है, तो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, सो अगर एक्सपायरी आपने एक्सीड कर दी है तो वो कंसिडर करके उसको डिस्क में डाल देगा, डिस्क को भेज देगा कि भाई इसको राइट कर दो। और यदि ऐसा नहीं है तो वो उसको स्किप कर देगा, वो अगले इटरेशन में कहीं कवर हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि इस बीच आपके सिस्टम की मेमोरी हाई हो जाए और वो एक साथ सारे के सारे पेजेस को फ्लैश कर ले जब तक कि वो उस थ्रेशोल्ड को अचीव ना कर ले। ठीक है, मान लेते हैं कि वो थ्रेशोल्ड हो सकती है कि यार आपको सिस्टम की 30% की आपको फ्लश कब करना है अगर आपकी जो फ्री मेमोरी है वो 30% से नीचे हो। ठीक है, तो जैसे ही 30% से मेमोरी नीचे जाएगी वो सारे के सारे पेजेस को फ्लैश कर देगा। बट अगर फ्री मेमोरी 35% है तो वो छोड़ देगा कि यार थोड़ी देर बाद देखेंगे। सो ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन है जो कि हमारा जो कर्नल है वो इम्प्लीमेंट करता है। सो अब तक हम 2 चीज़ें सीख चुके हैं कि जो भी हम राइट कर रहे हैं ये गारंटी नहीं है कि वो डिस्क में जा चुका है। ऐसा हो सकता है कि वो आपकी जो सिस्टम की पेज मेमोरी है उसमें कहीं अटका हुआ हो।
दूसरा कि हमारा जो फाइल सिस्टम है या फिर जो कर्नल है वो इवेंचुअल राइट्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है। वो कहता है कि यार मैंने आपकी रिक्वेस्ट पकड़ लिया है, मैं फ्यूचर में इसे एग्जीक्यूट करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। बट आप सोच सकते हो कि यार क्या कोई तरीका है इसको स्किप करने का कि हमें इवेंचुअल राइट चाहिए ही नहीं चाहिए, हम चाहते ही नहीं कि हमारा डेटा मेमोरी के पेज में कॉपी हो जाए और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद डिस्क में सेव हो। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्ट आईओ कॉन्फ़िगरेशन का, डायरेक्ट आईओ ऑप्शन का। जब भी आप फाइल को ओपन करते हो तो आप इस फ्लैग को पास कर सकते हो और ये सारा का सारा सिनेरियो बाईपास हो जाएगा और आपकी राइट्स डायरेक्टली डिस्क में जाएंगे, ठीक है। तो ये एक सेफ तरीका है अपने राइट्स को डिस्क तक पहुंचाने का, बट स्लो होगा क्योंकि डिस्क की जो सीकिंग है वो बहुत ही स्लो है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू रैम। सो बेटर यही है कि आप डायरेक्ट आईओ का इस्तेमाल ना करें जब तक कि आपके पास कोई बहुत अच्छा रीज़न ना हो, और इसके अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसके बारे में भी हमें ध्यान रखना होता है। बट भी सारी चीज़ें ठीक है कि हम इवेंचुअली राइट्स कर देंगे आपके डेटा को, बट कभी कभी मेरे को गारंटी चाहिए कि जो मैंने डेटा लिखा है वो मेरा जो है डिस्क में जा चुका है। इस चीज़ को फोर्स करने के लिए हम fsync नाम की एक सिस्टम कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। fsync हमारी क्या होती है, fsync हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहती है कि भाई इस प्रोसेस के नाम पे जितने भी पेजेस चल रहे हैं, मतलब इस प्रोसेस ने इस फाइल से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं, हम fsync कमांड में फाइल पॉइंटर भेजते हैं बेसिकली, ठीक है, फाइल डिस्क्रिप्टर भेजते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या करता है, ये सिस्कॉल क्या करता है, ये सिस्कॉल करता है कि यार इस फाइल से रिलेटेड जितने भी डर्टी पेजेस हैं मेरे पास, वो सारे के सारे मैं एकदम से डिस्क में फ्लश करवा देगा हमारे लिए, ठीक है। तो आपको ये सब रुकने और रुकाने का ये सब नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप पेज वाले सिस्टम को बाईपास कर रहे हो, ये क्या करेगा, पेज के अंदर जितना डेटा है उसको इमीडिएटली डिस्क में डाल देगा, ठीक है। तो ये एक सेफ सिनेरियो में प्रोवाइड करा सकता है। बट अगेन आप फोर्स कर रहे हो कर्नल को कि भाई इस डेटा को अभी के अभी जिस मोमेंट पे मैं कह रहा हूँ उस डिस्क में डाल दो, तो ये आपके सिस्टम को स्लो कर सकता है, ठीक है। ये कॉल एक्सपेंसिव होने वाली है क्योंकि डिस्क राइट्स एक्सपेंसिव है और ये फोर्स करता है डिस्क राइट्स को इमीडिएटली एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो फाइल सिस्टम है वो हमारे राइट्स को मैनेज करता है। वो सबसे पहले हमारी राइट सिस्कॉल का इस्तेमाल करता है, उसके बाद VFS के पास वो कॉल जाती है, VFS फिगर आउट करता है कि ये फाइल है, ये कौन से वाले फाइल सिस्टम से एसोसिएटेड है, और उसकी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन को कॉल करता है। वो कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन क्या करती है कि सबसे पहले उस डेटा को पेज में कॉपी करती है, ठीक है, और उस पेज में कॉपी करने के बाद या तो वो उस पेज को डिस्क में इमीडिएटली लिख सकती है अगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया है तो, या फिर वो इवेंचुअल राइट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करती है। वो कहती है कि हाँ मैंने आपकी बात सुन ली है, मैं थोड़ी देर बाद आपका डेटा फ्लश कर दूंगी, और वो डेटा फ्लश भी हो जाता है क्योंकि हमारे पास PD फ्लश नाम का एक डीमन है, ठीक है। एक तो ये हमारी हेल्प करता है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि जो पहला आपने राइट किया उसने थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करी, बट जो अगला राइट था उसने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दी, तो अब सारे के सारे जो आपके पेजेस हैं वो एकदम से फ्लश हो जाएंगे, ठीक है। तो इवेंचुअली आपका डेटा डिस्क में पहुंच जाएगा, बट हमेशा ये चांस रहेगा कि आपने राइट रिक्वेस्ट की, ठीक है, और वो पेजेस में चला गया और थ्रेशोल्ड क्रॉस भी नहीं हुई, ठीक है, तो वो पेज में ही रहा, और इस बीच आपका PD फ्लश नाम का जो डीमन था वो भी काम नहीं कर रहा था। तो हो सकता है कि अगर आपका सिस्टम उस समय फेल हो जाए या फिर बंद हो जाए तो इस पेज के अंदर जितने भी राइट्स थे आप उनको खो देंगे, क्योंकि हमारी जो रैम होती है वो वर्टाइल मेमोरी होती है, वो भूल जाती है हर रीस्टार्ट के बाद। इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम fsync नाम की इस सिस्कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इमीडिएटली हमारे डेटा को डिस्क तक पहुंचाने के लिए फोर्स करती है कर्नल को, बट अगेन ये एक्सपेंसिव है। तो इस तरह से हमारा जो लिनक्स कर्नल है वो हमारे फाइल सिस्टम राइट्स को मैनेज करता है। आगे हम बात करेंगे कि डिस्क राइट किस तरह से काम करते हैं, बट वीडियो बहुत लंबा हो सकता है,
इस चीज़ के लिए डिस्क राइट्स असल में कैसे काम करते हैं, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश कर रहे थे कि यार ये जो हमारे फाइल सिस्टम है ये राइट को किस तरह से मैनेज करेगा, बट असल में हार्डवेयर से हम किस तरह से बातें करते हैं और हार्डवेयर से हम किस तरह से स्ट्रैटेजी बना करके इन राइट्स को या फिर रीड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, अभी हमारा ये जानना बाकी है। ये जानने के लिए आप प्लीज़ अगली वीडियो देखिएगा इसी टॉपिक पे।